जुनको फुरुता एक 17 वर्षीय जापानी हाई स्कूल छात्रा थी, जिनका अपहरण किया गया, बलात्कार किया गया, यातना दी गई और हत्या कर दी गई। उनके साथ मुख्य रूप से 4 किशोर लड़कों हिरोशी मियानो, जो ओगुरा शिंजी मिनाटो और यासुशी वतनबे ने दुर्व्यवहार किया। यह सब 25 नवंबर 1988 से शुरू होकर 40 दिनों तक चला। जापान में इस मामले को कंक्रीट में भरी हाई स्कूल छात्रा हत्या मामला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनकी लाश एक कंक्रीट से भरे ड्रम के अंदर मिली थी। अपराधियों को मिली सजा 7 से 20 साल की कैद तक थी। इस मामले की क्रूरता ने पूरे जापान को झकझोर दिया था और इसे देश के युद्धोत्तर इतिहास में सबसे भयानक किशोर अपराध माना जाता है। फुरुता का जन्म 18 जनवरी 1971 को हुआ था और वे मिसातो, सैतामा प्रीफेक्चर में पली थी, जहां वे अपने माता पिता, बड़े भाई और छोटे भाई के साथ रहती थी। अपनी हत्या के समय वे याशिओमिनामी हाई स्कूल की 17 वर्षीय सीनियर छात्रा थी। अक्टूबर 1988 से उन्होंने एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम नौकरी की थी, ताकि ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे बचा सकें। फुरुता ने ग्रेजुएशन के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर में नौकरी स्वीकार कर ली थी। वे अपनी सहपाठियों और शिक्षकों के बीच बहुत पसंद की जाती थी। उनके ग्रेड अच्छे थे और अनुपस्थिति बहुत कम होती थी। उनके दोस्तों के अनुसार वे आइडल सिंगर बनने का सपना देखती थी। हत्या करने वाले अपराधी 4 किशोर लड़के थे। हिरोशी मियानो, जो ओगुरा शिंजी मिनाटो, यासुशी वतनबे। कोर्ट दस्तावेजों में इन्हें क्रमशः ए, बी, सी और डी कहा गया। इसके अलावा टेत्सुओ नकामुरा और कोइची इहारा, दोनों 16 वर्ष, को ई और एफ कहा गया। ये 4 मुख्य अपराधी 1988 की गर्मियों में हाई स्कूल छोड़ चुके थे और संगठित अपराध में शामिल हो गए थे, जहां वे चिनपेरा, निम्न स्तर के याकुजा, बन गए थे। उन्होंने मिनाटो के परिवार के घर को अदाची, टोक्यो में अपना हैंगआउट बनाने लगे। अक्टूबर से उन्होंने चोरी, पर्स स्नैचिंग और कार चोरी, मारपीट और बलात्कार जैसे अपराध करने शुरू किए। 8 नवंबर को इस समूह ने अदाची में एक 19 वर्षीय महिला का अपहरण किया और एक होटल में उसका गैंग रेप किया। फुरुता की कैद के दौरान 27 दिसंबर को उन्होंने अदाची में एक अन्य 19 वर्षीय महिला का अपहरण किया और एक मोटेल में उसका गैंग रेप किया। 25 नवंबर 1988 की शाम को मियानो और मिनातो मिसाटो में अपनी मोटरसाइकिलों पर घूम रहे थे। उनका इरादा स्थानीय महिलाओं को लूटने और बलात्कार करने का था। उन्होंने फुरुता को देखा, जो अपनी पार्ट टाइम नौकरी से घर लौट रही थी। मियानो के आदेश पर मिनातो ने फुरुता को उनकी साइकिल से लात मारकर गिरा दिया और मौके से भाग गया। मियानो ने हमले को संयोग से देखने का बहाना बनाकर फुरुता के पास जाकर उसे घर छोड़ने की पेशकश की। उसने फुरुता का भरोसा जीता, फिर उसे पास के एक गोदाम में ले जाकर धमकाया। उसने कहा कि वह याकुजा सदस्य है और अगर फुरुता उसके आदेश मानेगी तो उसे छोड़ देगा। उसी रात मियानो ने फुरुता को टैक्सी से अदाची में एक होटल में ले जाकर बलात्कार किया। बाद में उसने मिनातो के घर फोन करके ओगुरा को बलात्कार की बात घमंड से बताई, जिसके बाद ओगुरा ने कहा कि फुरुता को जाने मत देना। 26 नवंबर की सुबह सुबह मियानो ने फुरुता को होटल के पास एक पार्क में ले जाया, जहां ओगुरा, मिनातो और वतनबे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फुरुता को बताया कि उन्हें उसके घर का पता है और अगर वह भागने की कोशिश करेगी तो याकुजा उसके परिवार को मार डालेगा। मिनातो ने सहमति दी कि फुरुता को उसके घर की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कैद रखा जाए, ताकि सामूहिक बलात्कार किया जा सके। फुरुता को 40 दिनों तक कैद रखा गया। उसी रात मियानो ने फुरुता को टैक्सी से अदाची में एक होटल में ले जाकर बलात्कार किया। बाद में उसने मिनातो के घर फोन करके ओगुरा को बलात्कार की बात घमंड से बताई, जिसके बाद ओगुरा ने कहा कि फुरुता को जाने मत देना। 26 नवंबर की सुबह सुबह मियानो ने फुरुता को होटल के पास एक पार्क में ले जाया, जहां ओगुरा, मिनातो और वतनबे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फुरुता को बताया कि उन्हें उसके घर का पता है और अगर वह भागने की कोशिश करेगी तो याकुजा उसके परिवार को मार डालेगा। मिनातो ने सहमति दी कि फुरुता को उसके घर की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कैद रखा जाए, ताकि सामूहिक बलात्कार किया जा सके। फुरुता को 40 दिनों तक कैद रखा गया।
28 नवंबर की रात को मियानो और अन्य लोगों ने नाकामुरा और इहारा के साथ मिलकर फुरुता के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इसके बाद मियानो ने रेजर से उसके प्यूबिक बाल साफ किए और माचिस से उसके जन्नांग क्षेत्र को जला दिया। दिसंबर की शुरुआत में भागने की कोशिश के सजा के रूप में समूह ने फुरुता के चेहरे पर बार बार मुक्के मारे और मियानो ने उसके टखनों को लाइटर से जला दिया। उन्होंने उसे नग्न होकर संगीत पर नाचने, उनके सामने हस्तमैथुन करने और आधी रात को कम कपड़ों में बालकनी पर खड़े होने के लिए मजबूर किया। साथ ही उन्होंने उसके योनि और गुदा में धातु की छड़, बोतल आदि चीजें डाली। 5. 7. उन्होंने उसे बड़ी मात्रा में शराब, दूध और पानी पीने, एक साथ 2 सिगरेट पीने और पेन थिनर के धुएं को सांस में लेने के लिए मजबूर किया। दिसंबर के मध्य में एक हमले में फुरुता के पेशाब के पोखर पर मियानो के पैर पड़ने के बहाने समूह ने उसे पीटा। उसके बाद मियानो ने उसके जांघों और हाथों को कई बार लाइटर फ्लूइड से जला दिया। इस समय से फुरुता बार बार के हमलों को सहन न कर पाने के कारण कभी कभी अपने अपहरणकर्ताओं से मार डालने की भीख मांगती थी। दिसंबर के बाकी दिनों में फुरुता पर अत्याचार की तीव्रता बढ़ती गई। महीने के अंत तक वह गंभीर कुपोषण की शिकार हो गई थी, क्योंकि उसे सिर्फ थोड़ा सा खाना दिया जाता था और अंत में सिर्फ दूध। चोटों के कारण वह नीचे टॉयलेट तक नहीं जा पाती थी और कमरे की फर्श पर बेहद कमजोर हालत में पड़ी रहती थी। मारपीट से उसका चेहरा इतना सूज गया था कि पहचानना मुश्किल हो गया था और उसके घावों से बदबू आने लगी थी। 4 जनवरी 1989 को पिछले रात महजोंग के खेल में पैसे हारने के बाद मियानो ने अपना गुस्सा फुरुता पर निकालने का फैसला किया। उसने एक मोमबत्ती जलाकर उसके चेहरे पर गर्म मोम टपकाया, उसकी पलकों पर 2 छोटी मोमबत्तियां रखीं और उसे अपनी ही पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। फुरुता को उठाकर लात मारी गई। वह एक स्टीरियो यूनिट पर गिर पड़ी और उसे ऐंठन होने लगी। उनके हाथों पर खून के दाग न लगे, इसलिए समूह ने प्लास्टिक के थैलों से अपने हाथ ढक लिए और फिर मुक्को तथा लोहे के व्यायाम बॉल से उसकी पिटाई की। उन्होंने कई बार उसकी पेट पर बॉल भी गिराई। मियानो ने फुरुता पर लाइटर फ्लूइड डाला और उसे आग लगा दी। उसने कमजोर प्रयास से खुद को बुझाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही हिलना बंद कर दिया। यह हमला लगभग 2 घंटे तक चला, जिसके बाद सुबह 10 बजे फुरुता की मौत हो गई। उसकी मौत के 24 घंटे से भी कम समय बाद मिनाटो के भाई ने उसे फोन करके बताया कि फुरुता मरती हुई लग रही है। अपराध पकड़े जाने के डर से समूह ने फुरुता के शव को कंबल में लपेटा, एक बड़े ट्रैवल बैग में डाला, फिर उस बैग को एक मेटल ड्रम में रखकर गीले कंक्रीट से भर दिया। 5 जनवरी को शाम लगभग 8 बजे समूह ने टोक्यो के वकासु द्वीप पर एक निर्माण स्थल के पास खाली जमीन पर ड्रम को फेंक दिया। 1989 की शुरुआत में मियानो और ओगुरा को दिसंबर 1988 में एक 19 वर्षीय महिला के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान मियानो को गलतफहमी हुई कि ओगुरा ने फुरुता की हत्या के बारे में पहले ही कबूल कर लिया है और पुलिस को इसकी जानकारी है, इसलिए उसने पुलिस को शव कहां दबाया है यह बता दिया। पुलिस को शुरू में उसकी इस कबूलनामी पर हैरानी हुई, क्योंकि वे तो उसे एक अलग सामूहिक बलात्कार के मामले में पूछताछ कर रहे थे। फुरुता का शव वाला ड्रम 29 मार्च को बरामद किया गया और उंगलियों के निशानों से उसकी पहचान हुई। इसके बाद वतनबे मिनाटो का भाई नकामुरा और इहारा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 1992 में उन्हें रिहा कर दिया गया था और वे अपनी मां के साथ टोक्यो में एक अपार्टमेंट में रहने लगे। 2005 तक वतनबे को एक न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी हो गई थी, लेकिन इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। मई 2021 में 49 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तेत्सुओ नकामुरा और कोइची इहारा, जिन्होंने भी फुरुता के साथ बलात्कार किया था लेकिन हत्या में भाग नहीं लिया था, उन्हें 2000 तक जुवेनाइल डिटेंशन से रिहा कर दिया गया था। मामले के मीडिया में पहली बार रिपोर्ट होने के समय से ही टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग, जांच करने वाली संस्था, को आम जनता से बहुत सारे फोन और पत्र मिले, जिसमें अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई थी, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी शामिल था।
टोक्यो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस, जिसने मुकदमे के दौरान मियानो के लिए आजीवन कारावास की मांग की थी, की आलोचना की गई कि उन्होंने अन्य अपराधियों के लिए आजीवन कारावास की मांग नहीं की और न ही मृत्युदंड की मांग की। टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी बहुत सारे फोन और पत्र मिले जिनमें सजा की हल्की होने की आलोचना की गई थी। असाही शिंबुन अखबार द्वारा सर्वेक्षण किए गए अधिकांश कानूनी पेशेवरों ने कहा कि सजाएं पूर्व दृष्टांतों के आधार पर उचित थी। उदाहरण के लिए 1988 के नागोया कपल मर्डर केस में, जिस मामले की फुरुटा केस से तुलना की गई थी, नागोया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुख्य आरोपी 19 वर्षीय पुरुष को जून 1989 में मृत्युदंड दिया था और दूसरे आरोपी 17 वर्षीय पुरुष को आजीवन कारावास। हालांकि 1996 में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। निहोन यूनिवर्सिटी के कानून के प्रोफेसर हिरोशी इताकुरा ने टिप्पणी की कि सजा में अंतर का कारण पीड़ितों की संख्या में अंतर था। नागोया केस में 2 पीड़ित, जबकि फुरुटा केस में 1। नागायामा मानक के तहत जापान में एक पीड़ित वाले मामलों में मृत्युदंड बहुत कम लागू होता है। इताकुरा ने यह भी कहा कि नागोया मर्डर केस में अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट पूर्व नियोजित इरादा साबित किया था, जबकि फुरुटा केस में हत्या का इरादा अधिक अनिश्चित था। फुरुटा का अंतिम संस्कार 2 अप्रैल 1989 को हुआ। समारोह के दौरान उसके एक दोस्त ने उसके सहपाठियों द्वारा लिखित श्रद्धांजलि यूजोजी पढ़ी, जिसमें लिखा था, जुनचेन, वापस स्वागत है। मुझे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इस तरह फिर मिलेंगे। तुम्हें इतनी क्रूरता सहनी पड़ी है ना? तुमने इतना कुछ सहा है ना? मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं जीता रहा, बिना यह जाने कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। तुम हमेशा इतनी कोमल और खुशमिजाज थी, जुनचेन। सांस्कृतिक उत्सव के लिए हमने जो हप्पी परंपरागत जापानी कोट बनाई थी, वह तुम पर बहुत अच्छी लग रही थी। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। हम जुनचेन की मौत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जैसे जैसे हम वयस्क होते जाएंगे, हम एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे जहां ऐसी घिनौनी अपराध न हो। हम जुनचेन को दिल में रखकर आगे बढ़ते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। प्रिंसिपल ने तुम्हारा डिप्लोमा भी लाया। इसी वजह से क्लास 3 से 8 के हम सभी 47 छात्र ग्रेजुएट कर पाए। जुनचेन, अब कोई दर्द या पीड़ा नहीं है। शांति से आराम करो। अलविदा जुनचेन। फुरुटा के इच्छित भविष्य के नियोक्ता ने उसके माता पिता को वह यूनिफॉर्म सौंपी जो वह उस नौकरी में पहनती, और उसे उसके ताबूत में रख दिया गया। उसकी ग्रेजुएशन के समय प्रिंसिपल ने उसके माता पिता को उसका डिप्लोमा सौंपा। वकासु में वह जगह जहां उसका शव मिला था, अब एक औद्योगिक क्षेत्र बन चुकी है।